करना चाहता हूं आप सबकी जबरदस्त ताड़ियों में। प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन सर सुरेश यादव जी, प्लीज वेलकम। जी जबरदस्त बहुत ताड़ियों बहुत से बहुत खूब बहुत हल्ले से धन्यवाद सर को सर। इनवाइट बहुत करें, बहुत प्लीज धन्यवाद। वेलकम सर। बहुत 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 धन्यवाद स्वागत है सर। सर आज के इस पोर्टल में आपका, धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरजीत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर जा रही है सर? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज इवनिंग सेशन में और आज की जो खास बात है वो ये कि हमारे पास मात्र 3 दिन और रह गए आज को अगर इंक्लूड कर लें तो। और दोस्तों ये कुछ इसी तरह की बात है जैसे T20, एक तो ऑलरेडी 20 ओवर का मैच है और भी लास्ट ओवर चल रहा है, बस ऐसा ही समझिए। तो इसको ध्यान में रख करके बात करिएगा। 495 96 के आसपास की संख्या है। आप लोग अगर कोई बहुत इमरजेंसी ना होगी तो लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ बड़े मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आगे बात करूं इसके पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा परमात्मा का, माता पिता का, आदरणीय TC सर का, और हमारे जो पूज्य गुरुजन हैं, चाचा जी, आदरणीय DK सर, प्रेम बंसल सर, और हमारे जो जर्नैल सिंह खालसा सर, और भी बहुत सारे सम्मानित साथी जिनके वजह से हम इसमें टिक पाए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया हम लोगों को टिका करके रखने का, आप सबका आभार। इसके बाद हम स्वागत करेंगे जितने भी हमारे नए साथी हैं, वाइटल्स हैं, रॉयल्टी टेक्निकल, इसमें स्टार पर्ल तक, और जितने भी हमारे एमराल्ड साथी हैं सभी का मैं वेलकम करता हूं। हम समय बचाते हुए टू द पॉइंट बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात ये करूंगा कि कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि मैं कौन हूं। कुछ नए साथी होंगे तो उनको उत्सुकता होगी कि जिस व्यक्ति को मैं सुनने जा रहा हूं ये व्यक्ति कौन है, क्यों सुनना चाहिए इसको। तो मैं अपनी परिचय बता दूं, मेरा नाम सुरेश यादव। बाई प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट जॉब से हूं। मैं गवर्नमेंट विद्यालय में मैं टीचर हूं, और अपने विद्यालय का हम प्रधानाध्यापक भी हैं जहां मेरी पोस्टिंग है। और मैं Recording स्कूलिंग in की बात करूं तो progress. मैंने MSc किया था केमिस्ट्री से, फिर मैंने B.Ed और M.Ed किया था। इसके बाद आगे की स्कूलिंग के लिए मैं चला गया था इलाहाबाद। तो पढ़ाई का मुझे जो ड्रीम मिला वो कहाँ से मिला, मेरे परिवार की थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात करें तो पिताजी 3 भाई थे, बड़े वाले और छोटे वाले हमारे जो चचा जी थे वो लोग खेती बाड़ी करते थे, बाबूजी हमारे ग्राम विकास अधिकारी थे। तो दोनों लोगों की लाइफ स्टाइल को मैं बड़े करीब से देखा। तो दोनों लोग में एक बात समझ में आई कि अगर जिंदगी को स्मूथली जीना है, जो मेरा परिवेश था, मैं कोई उद्योगपति परिवार का लड़का नहीं था, तो मुझे समझ में आया कि खेती बाड़ी में बहुत टफ लाइफ है। तो मैंने अपने पिताजी को देखा जो नौकरी कर रहे थे तो बाकी लोगों से, गांव में बाकी लोगों से अच्छी लाइफ थी। तो मेरे को एक डर और एक लालच। डर क्या था, अगर मैं नहीं पढ़ा तो खेती करना पड़ेगा, और पढ़ लूंगा तो एक शानदार जिंदगी। शानदार जिंदगी उस वक्त मुझे नौकरी समझ में आती थी, इसलिए मैंने पढ़ाई किया और इलाहाबाद में गया। 18 महीने में लग करके कंपटीशंस की तैयारी किया जिसमें कि 14 रिटर्न्स निकले। 14 बार मैं गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का मौका पाया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आपको लगता होगा कि बहुत लक्की व्यक्ति है। अक्सर लोग कहते हैं आप बहुत भाग्य वाले हैं, लेकिन जो भाग्य के पीछे जो कर्म होता है इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो दोस्तों मैं कंसंट्रेट होकर के, बिल्कुल फोकस्ड होकर के पढ़ाई किया था। तो फाइनली मैं ग्राम विकास अधिकारी हो गया अपने यहाँ मऊ जनपद में। एक दोहरी घाट जगह है, वहां मेरी पोस्टिंग होती है। पिताजी के सुझाव पर मैंने उसको रिजाइन करके एज ए कैरियर टीचर्स को मैंने चुना। तो उसको मैं इसलिए ज्वाइन किया था कि थोड़ा सा इसमें समय मिल जाता था, और समय मिल जाता था तो मैं तैयारी करता था आगे की सिविल सर्विस की मैं तैयारी करूंगा। चूंकि मुझे अच्छी जिंदगी नौकरी में ही दिखती थी, यानी मैं किसी उद्योगपति परिवार का बच्चा नहीं था। मैंने अपने सपनों को उसी में देखा। लेकिन उसी दौरान मुझे एक दोस्त मिला, हाई स्कूल तक मेरे साथ पढ़े थे वो। उन्होंने मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट शेयर किया। कतई मेरे दिमाग में इसके अच्छे ख्याल नहीं थे, लेकिन 1.5 महीने तक, इसमें बहुत बड़ा मैसेज होगा गुरजीत सर, 1.5 महीने तक उस व्यक्ति ने मेरा पीछा किया। इस इंडस्ट्री को जिसमें आप लोगों ने इतने सम्मान के साथ नाम लिया कि एजुकेशन मास्टर हैं, मेरी इस डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन इतना ही था कि मैं इसको बहुत बदनाम तरह का काम समझता था। यानी मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है, मेरे साथ तो यही हुआ था। इसके बाद उसने रिश्तों का हवाला देकर के मुझे एक प्रोग्राम में ले गए वाराणसी। वहां जब मैं गया
तो जाने के बाद जैसा मैं सोचा था उसका टोटल उल्टा हुआ। वहां अच्छे लोग थे, और इसके बाद उनको जब मैं देखा तो उत्सुकता मेरी हो गई इसको समझने। तो इसको जब गहराई तक जाकर खत में आया कि इसमें क्लास वन के लोग, उद्योगपति परिवार के लोग, इसमें मजदूर टाइप के लोग, हर तरह के लोग, इसमें एक नए भारत का कॉन्सेप्ट है। इसमें जाति पाति मजहब, कोई वाद क्षेत्रवाद भाषावाद नहीं है। इसके बाद मैं इसको जानना शुरू किया, उत्सुकता बढ़ती चली गई। और मैं चाह रहा हूं दोस्त, आरसीएम बिजनेस के पहले मैं ग्राम विकास अधिकारी, एक बढ़िया जॉब था, उसको मैं रिजाइन किया था कि मैं टीचिंग के साथ सिविल सर्विस की तैयारी करूंगा। लेकिन जब इसमें उत्सुकता बढ़ने लगी तो सिविल सर्विस की जो किताबें थी वो साइड हो गई, मैं इसमें डूबता चला गया। तो पिताजी को काफी चिंता हुई, क्योंकि वो मेरे को एक सिविल ऑफिसर के रूप में देखना चाह रहे थे। और मैं किसी दूसरे तरह की किताबें पढ़ना शुरू किया। जैसे मैं किताबें पढ़ रहा था, रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, लोक व्यवहार, कॉपी केट मार्केटिंग, द पैराबोला ऑफ पाइपलाइन, हु मूव्ड माय सीज, ये सब किताबें मैं पढ़ना शुरू किया। तो देखे तो कहे कि सब जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान अगर आप देते तो आपको बढ़िया नौकरी मिल जाती। दोस्त, नौकरी जैसे शब्द को मैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद समझ में आया कि ये मेरे को कहाँ लेकर के जा सकती है। फाइनली धीरे 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 कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक शब्द बार बार गूंजता था, वो ये शब्द था कि आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम। इसके पहले मैं पैसा को जानता था कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतना ज्यादा आर्थिक रूप से आजाद है। लेकिन जब बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ा, बहुत सारी ऑडियो सुना, बहुत सारी सीडीज और प्रोग्राम अटेंड किया, लेकिन मैंने बिजनेस नहीं ज्वाइन किया। मतलब इसका एजुकेशन सिस्टम मुझे बड़ा प्यारा लगता था। तो एक निचोड़ निकाल करके आया कि अगर कोई बढ़िया कंपनी मिले तो एक करने लायक चीज है। फाइनली मैंने ज्वाइन किया आरसीएम बिजनेस, और एक्टिव रूप से मैंने अक्टूबर 2014 से शुरुआत किया। और जब हम लोग शुरुआत किए करने की, तो इसके बाद मुझे पहले ही पता था, इसलिए पता था कि मैंने बहुत सारे ऑडियो वीडियो सुन रखा था कि लोग शुरू में विरोध करेंगे, और मैं 5 प्रश्नों को पहले ही जान गया था। और मुझे लग रहा है कि अगर आप ये जान जाएंगे तो आपको होने वाले परेशानियों से बच जाएंगे। वो 5 प्रश्न थे कि आप जिनसे मिलना चाहते हैं वो आपसे मिलना नहीं चाहेंगे, पहला प्रश्न। दूसरा, कि आप जो मिल करके उनको सुनाना चाहते हैं वो सुनना नहीं चाहेंगे। तीसरा प्रश्न, कि उनको आप कहीं लेकर के जाना चाहेंगे तो वहां वो जाना ही नहीं चाहते। चौथा प्रश्न, कि उनको कुछ करवाना चाहेंगे, वो पहले ही से तैयार है कि मुझे नहीं करना है। और इसके बाद पांचवा प्रश्न, कि उनको कहीं से कनेक्ट करना चाहेंगे और वो पहले से डिसाइडेड है मुझे नहीं जुड़ना है। ये 5 प्रश्न थे। तो मैंने देखा कि ये सबके साथ प्रश्न थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसका उत्तर खोज लिया था, और जिन्होंने इसका उत्तर खोज लिया था आज वो किंग लाइफ जी रहे हैं। मेरे दोस्त, आज एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि एग्जाम्पल सबको समझ में आ जाता है। आप सब लोग कई बार, जिनको पितामह भीष्म बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग आपकी वर्षा, लक है कि हम लोग के एलओएस में आते हैं गुरुदेव हमारे। उन्होंने एक बात बोला कि मैं जो है संस्कृत से एमए हूं, और सुरेश यादव केमिस्ट्री से एमएससी है। उन्होंने बोला कि मैं 500 रुपए पर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, और मैं 14 बार गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मतलब गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाई किया। एक बात समझ में आई कि ये जो औपचारिक, जो फॉर्मल एजुकेशन है, हम इसी को मानते हैं कि हम बहुत काबिल हैं। लेकिन दोस्त, आज वत्स साहब अरबपति हैं, 100 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ है, और मेरी आरसीएम बिजनेस में हाईएस्ट एक महीने का 2,57,000 आया। तो मुझे समझ में आ गया कि सुरेश, ये जो पढ़ाई लिखाई जिसको हम सब कुछ मानते हैं, इसकी एक लिमिट है। ये फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन कुछ और है। अवधेश सिंह टीटी, लेकिन आज के डेट में 100 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ है। आप ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल, आदरणीय राकेश शर्मा साहब हाई स्कूल इंटरमीडिएट किए, बीए सेकेंड ईयर में थे, खुद बताते हैं गुरुदेव कि 500 रुपए का, सॉरी 50 रुपए का मेरा पर डे का, एक असिस्टेंट के साथ मैं काम करता था, मेरी सैलरी थी, मैं साइकिल से चलता था। और आज के डेट में हमारे आदरणीय राकेश सर को बोला जाता है प्रिंस ऑफ आरसीएम।
इनके नीचे सफायर स्टार रूबी और रूबी की लाइन लगी पड़ी है। आप देख लीजिएगा एक बार, 100 करोड़ एमआरपी का टर्नओवर करते हैं सर जी, कई 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 बार। तो प्रश्न ये है कि मैं इसमें कोठारी साहब की एक ऑडियो है, आपके 3 दुश्मन, अहम, वहम और शर्म। जो बहुत सारे लोग जो है फेल इसलिए हो जाते हैं कि उनके अंदर ईगो होता है, वो दांत टाइप होते हैं, कड़क होते हैं बहुत सारे, वो टूट जाएंगे लेकिन लटकेंगे नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपका अहंकार आपको मार डालेगा, उसको खत्म करिए सबसे पहले। जैसे ये लगता है कि हम ही सबसे ज्यादा जानते हैं, तो इसका मतलब कि आप अहंकार से ग्रसित हैं, थोड़ा सा पोलाइट होइए। इसके बाद वहम, वहम हो जाता है कि इंडस्ट्री गलत है या किस दिशा में काम करना इसका ज्ञान नहीं होता है, तो मार खाते हैं। और तीसरा चीज अगर दोनों कंफर्म हो जाए तो ये होता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, शर्म आती है। ये तीनों का इलाज अगर जिस दिन खोज लेंगे तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, मैंने जो है ना इसी चीज का तोड़ निकाला, खोजा, अध्ययन किया। बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे गुरुदेव आदरणीय शैलेंद्र ढिंगरा साहब बताते थे। मैं गुरुदेव का कभी भी एहसान इस जन्म में नहीं मिटा सकता। वजह क्या है इसके, कि वो अपने जाने में मुझे बेस्ट बताने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरे साथ चैलेंज क्या था कि कहीं ना कहीं दिमाग में मेरी पढ़ाई आड़े आ जाती थी। मुझे लगता था कि भाई यार हम इतना पढ़े लिखे हैं, हम ज्यादा जानते हैं। लेकिन दोस्त, गलतियां कर कर के मैंने सीखा, और जब गलती हो जाती थी तब मैं देखता था कि गुरुदेव ने क्या बताया था। तो समझ में आया कि यार अगर उस वक्त मैं इस बातों को मान जाता तो मेरा इतना समय बच जाता और मैं कितना आगे तक चला जाता। तो दोस्तों, मैं एहसानमंद जीवन भर रहूंगा कि मैंने कई बार उनको डिसओबे किया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मेरे ग्रोथ के बारे में सोचा। सर, 2 फलों का नाम मैं लूंगा, एक बेर होता है और एक नारियल होता है। दोनों में फर्क क्या है? बेर जो होता है ऊपर से मुलायम है, लेकिन उसके छिलके हटा देंगे तो नीचे पत्थर जैसा बीज होता है। लेकिन नारियल को देखिए उल्टा होता है, ऊपर से सख्त होगा, कठोर होगा, खुरदुरा होगा, लेकिन उसको आप हटाते जाइएगा तो उसके नीचे निर्मल, शीतल, मीठा जल निकलता है। मैं समझ नहीं पाया था, लोगों को पढ़ने की कोई नॉलेज नहीं था मेरे को। मैंने अपने गुरुदेव आनंदी शैलेंद्र ढिंगरा साहब को बहुत तकलीफ दिया, और कई बार मैंने क्षमा मांगा कि गुरुदेव मैं समझ नहीं पाया। वो बेर की तरह नहीं, नारियल की तरह ऊपर से सख्त दिखते थे, लेकिन नीचे अंदर बहुत प्यार था, बहुत स्नेह था। वो मेरे पीठ पीछे मेरे टीम को पता नहीं कितनी बार संभाला है। तो दोस्तों, ये चीज समझने में कई बार बहुत वक्त लग जाता है, लेकिन भगवान का मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे को सद्बुद्धि मिली कि मैं अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया कि जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। तो फाइनली जो है मैं इसमें करना शुरू किया। एक बहुत बुरा फेज था जो सब किसी के साथ आएगा। आप उम्मीद करके चलेंगे कि वो मेरे साथ आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, कोई नहीं आएगा, क्योंकि उनके प्रश्नों का जो जवाब है जब तक आप नहीं खोजेंगे तब तक वो आएंगे नहीं। अगर आपने गुडविल से जोड़ भी दिया तो काम नहीं करा पाएंगे, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अब तक। फाइनली बहुत सारी चीजें मैंने सीखा, और सीखने के बाद शुरुआत किया। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग नहीं आए, लेकिन अभी जो अपनी मंजिल है वो यहाँ तक पहुंची है कि मैंने पार्ट टाइम में, जैसे गवर्नमेंट है जिसको कि मैं 8 घंटे देता हूँ, तो मुझे लगभग 1 लाख से कुछ ज्यादा मंथली पेमेंट मिलता है वहां से। और ये जो खूबसूरत सा अभियान है आर्थिक आजादी का, इसको मैं पार्ट टाइम दिया, संडे को दिया, इवनिंग मॉर्निंग दिया, छुट्टियां जो रहे उसमें मैं दिया, फ्लेक्सिबल टाइम मैंने दिया, और उसको मैंने अपनी क्रीम टाइम दिया, 8 बजे से 4 बजे तक सबसे क्रीम टाइम दिया। 25 साल तक पढ़ाई लिखाई किया, ढेर सारे एग्जाम्स दिया, और पर डे 8 घंटे देते हो तो 1 लाख रुपए देता है। और इस अभियान को एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा, हम पार्ट टाइम देते हैं तो दोस्तों ये 2,57,000 हाईएस्ट पर्टिकुलर मंथ का दिया। जब भी आती है तो 6 डिजिट में ही आती है इनकम। दोस्तों, इसकी तुलना हम उससे कर ही नहीं सकते। अब प्रश्न ये है कि ये किन सिद्धांतों पर काम करता है। इस सिद्धांतों को हम जानने की कोशिश करें तो सिद्धांत ये है कि पूरे आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जिस भी जिले में आप रहते हैं प्रैक्टिकल करिएगा, एक सर्वे करिएगा। गलत फहमी दूर होना बहुत जरूरी है। अगर गलत फहमी दूर नहीं हुई तो आप गफलत में ही रह जाएंगे।
तो गलतफहमी पहले दूर कर लीजिएगा। आप अपने जिले के जितने भी अमीर लोग होंगे, 1,000 अमीरों का, 5,000 अमीरों का, 10,000 अमीरों का लिस्ट बनाइएगा। आपको जवाब मिलेगा कि वो सब के सब कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। इसके बाद अपने आप प्रदेश के टॉप 1,00,000 लोगों की लिस्ट बनाइएगा, सब के सब बिजनेसमैन होंगे। इसके बाद देश के आप लाखों अमीरों की लिस्ट बनाइएगा, सब के सब बिजनेसमैन होंगे। इसके बाद आप पूरे दुनिया के अमीरों का लिस्ट बनाइएगा, सब के सब बिजनेसमैन होंगे। मुझे समझ में आ गया कि अगर एक व्यक्ति को अमीर बनना है तो उसको बिजनेस करना पड़ेगा। अब प्रश्न यह है कि बिजनेस जैसे शब्द से हमको नफरत थी, क्योंकि बिजनेस को मैं जानता ही नहीं था कि बिजनेस होता क्या है। मैं जिस गांव में रहने वाला था, जस्ट आधा किलोमीटर बगल में बाजार थी, और उसमें जो दुकान करते थे उन्हीं को मैं बिजनेस मानता था। वजह क्या था कि मैं जिस परिवेश में रहता था उसी परिवेश के एग्जाम्पल्स को लेकर के हम अपना परसेप्शन तय करते हैं। तो बिजनेस जैसे शब्द से मुझे चिढ़ थी। मुझे लगता था कि जो दुकानदार होते हैं सुबह से लेकर के शाम तक 10 बजे रात तक, फिर दूसरे दिन वहीं पूरी जिंदगी उनके कमरे में जिंदगी गुजरती, उसी को मैं बिजनेस मानता था। लेकिन दोस्त, जैसे जैसे मैंने पढ़ाई किया, जैसे अभी भगत सर ने बताया कि ट्रेनिंग्स लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। बिना ट्रेनिंग का सिर्फ और सिर्फ मजदूर तैयार होता है, सिर्फ 350 रुपए की मजदूरी मिलती है। अगर थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लेंगे तो मजदूर से मिस्त्री बन जाता है व्यक्ति, और ट्रेनिंग लेते हैं तो इंजीनियर बनता है, और ट्रेनिंग ले लेकर के प्रोफेसर, सीए, बड़े बड़े जो भी सैलरी होल्डर्स हैं, सारे के सारे लोग ट्रेनिंग्स लिए हैं। शॉर्ट में मैं बताऊं तो बिना ट्रेनिंग लिए साइकिल भी नहीं चलती है, और ट्रेनिंग ले करके लोग फाइटर जेट प्लेन चलाते हैं। तो ट्रेनिंग्स ले करके मैं समझ पाया व्हाट इज द रियल डिफिनीशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। आर्थिक आजादी जो भी व्यक्ति समझ जाएगा दोस्त, फैन हो जाएगा इस चीज का। वो आर्थिक आजादी को समझिएगा। आर्थिक आजादी को समझने के लिए एक ऑडियो मैं आपको बताऊंगा, आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिएगा। आर्थिक आजादी की चाबी यूट्यूब पर डाल दीजिएगा, कुलीन देसाई डाल दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये कितनी खतरनाक वर्ड है। किसी भी हाई प्रोफाइल को अगर आप ज्वाइन कराना चाहते हैं तो उसमें जो सबक दिया हुआ है उसको आप जान जाइएगा। दोस्तों, इसको कुछ नहीं तो मैं कई 100 बार सुना हूं। आर्थिक आजादी क्या है? अब प्रश्न है कि आर्थिक आजादी में मैं मोटी मोटी बात बताऊं तो एक व्यक्ति को पैसे, जिसके लिए सुबह से लेकर के शाम तक एक व्यक्ति किसी भी जगह काम करता है, उसके पीछे मंतव्य होता है कि जो पैसा है वो पैसा होना चाहिए। अब प्रश्न है कि अगर पैसा हम लेना चाह रहे हैं तो पैसा लेने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मेन तरीका मैंने खोजा था, जितनी भी रॉबर्ट टी कियोसाकी की मैंने बुक्स पढ़ा, वो किताब थी बिजनेस स्कूल थी। उनका किताब था रिच डैड पुअर डैड, रिटायर्ड रिच रिटायर्ड यंग, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। जितनी भी बुक्स थी सारी किताबों में उन्होंने बता रखा था कि पूरे दुनिया में इनकम के 4 ही रास्ते हैं। उसको उन्होंने क्वाड्रेंट में बांट रखा, ESBI। वर्क हेजेज ने उसको कैटेगराइज किया है कि देखिए 2 ही तरह की इनकम आती है, या तो बाल्टी के तरह या तो पाइपलाइन के तरह। बाल्टी का मतलब कि जैसे पानी आपको लाना है तो बाल्टी के लिए ढोना पड़ेगा, लेकिन अगर आप परमानेंट इनकम का स्रोत चाहिए तो आप बोरिंग करा दीजिए, सबमर्सिबल सेट लगा दीजिए, स्विच ऑन करेंगे पानी आता ही रहेगा। तो 2 कैटेगरी में उन्होंने बांटा है कि भैया देख, एक तो तरीका है कि आप पानी लाओ बाल्टी से, दूसरा तरीका कि आप पानी लाओ बोरिंग से। तो इनकम के भी उन्होंने 2 तरीका बताया, कहा कि जितने भी नौकरी वाले लोग हैं वो सारे के सारे बाल्टी वाले हैं, जितने भी दुकानदार भाई हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सब के सब बाल्टी वाले हैं। बाल्टी ढोने वाला जब जाएगा तो उसको आएगा, नहीं जाएगा तो नहीं आएगा। परसेप्शन मैंने सेट कर लिया कि जिंदगी में अब मेरा मिशन क्या होना चाहिए। एक दौर था जब मैं नौकरी के लिए पढ़ाई किया, नौकरी हासिल कर लिया, मेरे को खुद पर विश्वास हो गया था कि जब तुम उसको हासिल कर सकते हो तो इसको भी हासिल कर लोगे। क्यों? कि इसको हासिल करने वालों का इतिहास मैंने देखा तो इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल, इसमें ड्राइवर, खलासी, अनपढ़, बूढ़े, नौजवान, महिला, हर तरह के लोग थे। मैं कहा कि यार जब हर तरह के लोग हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता है? भाई साहब, जिस दिन मैं वत्स साहब की लाइफ स्टोरी को देखा तो उस दिन मैं सुपर चार्ज हो गया कि एक व्यक्ति 500 रुपए पर पढ़ाने वाला आज के डेट में इतने बड़े पद पर हैं, तो हम तो कर सकते हैं।
कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हो, लेकिन मैंने उसमें पॉजिटिविटी खोजा। आदरणीय हमारे राकेश शर्मा साहब, बीए सेकेंड ईयर के दौरान इन्होंने इस बिजनेस को किया, तो मुझे लगा कि आप क्यों नहीं कर सकते हो। भाई साहब, सुपर चार्ज, मतलब मेरे को बेताबी रहती थी। मतलब छुट्टियों में मैं कभी भी घर पर नहीं रहता था, एक हॉबी थी मेरे को। मतलब कई बार कई जगह मैं गया तो मेरा नाम ही रख दिया गया, वो पाइपलाइन वाले सर, वो पाइपलाइन वाले सर। भाई साहब, इसी को मैंने बेस बना करके, आर्थिक आजादी और पाइपलाइन को बेस बना करके मैंने इसकी शुरुआत किया। मुझे एक ऐसा इनकम चाहिए कि मैं काम करूं, मैं काम ना करूं, वो सिस्टम ओरिएंटेड होना चाहिए, वो जो है सिस्टम बेस्ड होना चाहिए। इसी को ध्यान में रख करके मैंने वर्किंग किया मेरे दोस्त, और वो चीज निकल करके आया कि आप सिस्टम खड़ा करना चाहेंगे तो अब तक भारतवर्ष में सिस्टम खड़ा करने के लिए आपको, अगर आप कोई अंतरप्रेन्योर नहीं है तो बहुत इनकम लगती है, बहुत पूंजी की जरूरत पड़ेगी। और मैं जिस परिवार से था वहां पर करोड़ों रुपया नहीं देने वाले थे लोग मेरे को, कि आप जो है कोई पेट्रोल पंप, कोई स्कूल एंड कॉलेजेस, कोई फैक्ट्री डाल लो, कोई इस तरह का सेटअप खड़ा करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था मेरे को। तो मेरे दोस्त, मेरे को समझ में आया कि वो डायरेक्ट सेलिंग है जो आपको इस भंवर जाल से बाहर निकालेगी। याद रखिएगा, अब तक जो भी मैंने बात किया उसका पूरा एक ही निचोड़ है। अगर आप फैक्ट्री मालिक नहीं हैं, अगर आप कोई पैसिव इनकम, कोई इस तरह की इनकम जहां सिस्टम बेस हो, अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि आरसीएम बिजनेस आपको विकल्प देने जा रहा है, वो विकल्प देने जा रहा है मेरे दोस्त। अब प्रश्न ये है कि आप अपने सपनों को यहां राइट डाउन करें, लिखिए। मैंने लिखा था कि मेरे पास दो ऑप्शन है। नौकरियों में अगर मैं पढ़ता रहा, मान लीजिए कि क्लास 1 की सर्विस गुरुजी सर मैंने ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे को वाराणसी से अमृतसर जाना है सर। तो अमृतसर जाने का एक तरीका है कि हम जो है पीछे वाले डिब्बे में बैठे हैं, हमको आगे जाना है तो हम आगे वाले डिब्बे में बैठ जाएं। एक तो तरीका है। अब आप बताओ कि हम डिब्बे बदल रहे हैं, तो डिब्बे बदलने के बाद कितना पहले मैं पहुंच पाऊंगा? मुझे लग रहा है 1 मिनट पहले, क्योंकि आगे वाला जो डिब्बा है अमृतसर 1 मिनट पहले पहुंचेगा। एक तो तरीका ये था। और दूसरा तरीका है कि हम अगर तेज जाना चाहें तो हम व्हीकिल ही बदल दें, बाबतपुर एयरपोर्ट पर जाकर के कोई फ्लाइट पकड़ लें, तो जो 24 घंटे की जर्नी है वो 1 घंटे में पूरा कर देगी। तो फाइनली मेरा जो परसेप्शन सेट हुआ कि नौकरियां चाहे कोई भी हो, नौकरी आर्थिक रूप से आजाद नहीं कर सकती। इसके बाद मेरा मोह भंग हो गया। एक तो नौकर मैं हो गया, अब इससे बड़ा नौकर मैं नहीं बनूंगा। अब मैं बाल्टी नहीं, मैं पाइपलाइन का निर्माण करूंगा, क्योंकि मैंने किताब पढ़ रखी थी, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन, समझ में आ गया था मेरे को। तो दोस्त, मैंने बनाना शुरू किया। अब बनाना शुरू किया, लोग हाँ बोले ना बोले उसकी मर्जी। लोग मेरे पर हंसते थे, मैं लोगों पर हंसता था। मुझे उन पर तरस आती थी कि यार ये आदमी समझ क्यों नहीं रहा है। लोग कहते थे कि आप पगला गए। मैं कहा कि बिल्कुल पगला गए, वक्त आएगा तो पता चल जाएगा कि पगलाया कौन है। और आज सबको जवाब मिल गया कि पगलाया कौन है। तो मेरे दोस्त, आपके साथ भी ऐसा होगा। जब आप चलेंगे तो हो सकता है कि आपका कोई निक नेम रख दिया जाए। मेरा नाम मेरे पड़ोसियों ने रख दिया था कि आरसीएम जा रही है, और जब आता था तो कहते आरसीएम आ रही है। बुरा मेरे को भी लगता था, लेकिन मैं बोलता था कोई बात नहीं, वक्त आएगा तो पता चल जाएगा कि कौन जा रहा है और कौन आ रहा है। आज अच्छे तरीके से पता चल गया लोगों को। मेरे दोस्त, ये वाई क्लियर अगर हो गया तो बात बन जाएगी। तो मैंने अपना वाई क्लियर करके शुरुआत किया था। इसके बाद आरसीएम बिजनेस में मैंने अपना सपना देखा। बहुत को दिक्कत होती है, आरसीएम बिजनेस तो शुरू करते हैं, लेकिन सच पूछिए तो आरसीएम और आरसीएम बिजनेस दो अलग अलग चीज है। गुरजीत सर, मैंने अपने देखा, कुछ लोग आरसीएम कर रहे हैं, जय आरसीएम, सुबह से लेकर के शाम तक आरसीएम, 5 साल से आरसीएम, 10 साल से आरसीएम, कुछ हो ही नहीं रहा विचारों का। तो मैं कहा कि सब करते क्या है, ये सब करते क्या है कि इनका कुछ हो ही नहीं रहा है। तो याद रखिएगा, अगर आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं तो आरसीएम ने 3 मुख्य काम हमको दिया है। हमने देखा, पहला काम है कि आप आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए तो सिर्फ कंज्यूमर बनेंगे। दूसरा, कोई डिलीवरी सेंटर पीयूसी डब्ल्यू ले लीजिए तो सिर्फ आप जो है इसके जो है रिटेलर बन जाएंगे, आप सप्लायर बन जाएंगे। और तीसरा काम नेटवर्क बनाने का है। कभी भी पहला और दूसरा काम, यानी कंज्यूमर और आपने जो इसका वंडर वर्ड ले लिया, ये सब आर्थिक रूप से आजाद नहीं करेंगे।
याद रखिएगा, आप ईमानदारी से सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो दो चीजें आपको मिलेगा, बढ़िया हेल्थ रहेगा और आपको 25 से 30% का एक मार्केट के अपेक्षा मार्जिन हो जाएगी। अब आप सोच लीजिएगा, आपका 5,000 खर्चा जा रहा है, उसका 20% कम कर दीजिए, 1,000 कम हो गया, यानी जो 5,000 खर्चा जा रहा था अब वो 4,000 खर्चा होगा आपका। तो 1,000 रुपया बचा करके क्या आर्थिक रूप से आजाद हो जाएंगे? नहीं होंगे मेरे दोस्त। तो पहला चीज याद रखना कि आरसीएम में किस में हमको काम करना, तो कंज्यूमर बनना है, लेकिन वो आर्थिक रूप से आजाद नहीं करेगा। हमको पीयूसी लेना है, आर्थिक रूप से आजादी नहीं मिलेगी। आर्थिक रूप से आजादी तब मिलती है जब हमारे बदले बहुत सारे लोग काम करते हैं, यानी नेटवर्क बनाते हैं। अब एक शब्द से चिढ़िएगा मत आप, नेटवर्क सबसे प्यारा शब्द है। सब कामयाब लोगों ने नेटवर्क बनाया है। आरसीएम में जितने बड़े बड़े नेटवर्कर हैं, जितने बड़े बड़े अचीवर्स हैं, सब लोगों ने नेटवर्क बनाया है। आरसीएम के बाहर आप देखिएगा, उसी का रुतबा है जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। आप चेक कर लीजिएगा, जियो का नेटवर्क 50 करोड़ लोगों का है, 50 करोड़ सिम बांटा है। एयरटेल ने लगभग 40 करोड़ लोगों को बांटा है। अभी आप चले जाइएगा तो वोडाफोन और आइडिया का देखिएगा तो 28 करोड़ को बांटा है। तो आप सोच लीजिएगा कि जो व्यक्ति 50 करोड़ लोगों को बांट दिया सिम, अगर 50 करोड़ लोगों ने 300-300 रुपए से रिचार्ज कराया तो 15,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। 40 करोड़ का मतलब 12,000 करोड़। 30 करोड़ का नेटवर्क अगर बांटा तो उस व्यक्ति का जो रेवेन्यू जनरेट होगा 9,000 करोड़ का। तो प्रश्न है कि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क वो उतना बड़ा कामयाब। तो सारे लोग नेटवर्क बना रहे हैं, तो फिर हम क्यों वर्क करें? एक किताब में पढ़ा था रॉबर्ट टी कियोसाकी का, उन्होंने पहले ही लिख दिया था, हर कामयाब आदमी नेटवर्क बनाता है और नेटवर्क की तलाश करता है, और हर गरीब आदमी उस नेटवर्क में कहीं ना कहीं काम करता है, उसका कोई नेटवर्क नहीं होता। यानी याद रखिएगा, अगर बाल्टी ढोना है तो बिना नेटवर्क के हो जाइए, और अगर आपको पाइपलाइन बनाना है तो नेटवर्क बना लीजिए। तो नेटवर्क की भाषा को मैं समझ लिया था। तो अब तक का पूरा निचोड़ ये है कि आपको आर्थिक रूप से आजाद अगर होना है तो आरसीएम में नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ने इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। नेटवर्क बनाने की स्किल नहीं है तो मेरे को भी नहीं आती थी, वह साहब को भी नहीं आती थी, आदरणीय राकेश सर किसी को भी नहीं आती थी, टीसीजी को भी नहीं आती थी, किसी को नहीं आती थी। सारे लोगों ने सीखा। बीसीजी साफ साफ बताते हैं, आप भी जानते हैं, किसी के घर 2.5-3 किलो का बच्चा या बच्ची ही पैदा होता है, लेकिन मरते वक्त आप सुने होंगे कि कोई डॉक्टर मर गया, कोई इंजीनियर मर गया, कोई पीएम मर गया, कोई सीएम मर गया, क्योंकि जन्म लेने के बाद अपनी योग्यता को बढ़ा करके लोग अलग अलग पद पर जाते हैं। मेरे दोस्त, आपको क्या बनना है आप सीख सकते हैं, ये सारी क्वालिटी सिखाई जाएगी। यानी नेटवर्कर हम नहीं थे, पैदाइशी कोई नहीं था, लेकिन हम लोगों ने इसमें सीखा। और मजे की बात है कि यहाँ बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जा रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जा रही हैं। यहाँ पर आकर के गुरजीत सर, अगर कोई व्यक्ति नहीं सीख पाए तो उस व्यक्ति पर मुझे तरस आती है। ये वैसा ही है कि गंगा जी आपके बगल से बह रही हैं और आप प्यासे मरे जा रहे हो, कुछ इसी तरह से है। तो दोस्तों, आज के डेट में मुझे लगता है, चूंकि हम लोग नौकरी करने वाले हैं, हमको पता है कि कितना टाइट शेड्यूल बनाया जाता है, किस तरह से डिसिप्लिन किया जाता है। लेकिन जो लोग फ्री हैं उनको नहीं समझ में आता कि डिसिप्लिन क्या चीज होती है। तो दोस्तों, नौकरी आप कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आरसीएम बिजनेस कितना आसान है। लेकिन आरसीएम बिजनेस को समझने के लिए कोई नौकरी कर लीजिए आप। कई बार लोग पूछते हैं कि सर आप पार्ट टाइम में स्टार एमराल्ड कैसे चले गए? यार हम लोग डायमंड जाने की तैयारी करें, आप स्टार एमराल्ड की बात कर रहे हो। तो लोग कहते हैं कि आप क्यों ऐसा करें? मैं यार, है तो मैं कहूँ क्या, वो तैयारी मेरी है, हम ऐसे फालतू थोड़ी बात कर रहे हैं। तो वो इसलिए कि हम लोगों ने काम करने की आदत डाल लिया है। साहब 4:30 बजे जगना, 11 बजे तक जगना, ये क्या लग रहा है? जिंदगी को काटने के लिए थोड़ी होता है। तो फाइनली मैं आपसे बात यही करना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, कि नेटवर्क बनाने की कला है। अब प्रश्न ये है कि नेटवर्क दो पैटर्न पर बनता है। मैंने इसका स्टडी किया था। एक, मैंने वर्क हेजेस की किताब पढ़ा कि यार कुछ लोग 1-2 साल 3 साल में चमत्कार कर देते हैं, कुछ बेचारे 15-15 साल तक जयआरसीएम बोले, उनका कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसको आसान शब्दों में मैंने क्या समझा, साहब देखिएगा, दो मुर्गियां हैं, दो मुर्गियां, एक मुर्गी मान लीजिए 30 दिन में 30 अंडा देती है,
और दूसरी मुर्गी 10 ही अंडा देती है। बड़ा लाइक करेंगे लोग, जितने नौकरी वाले हैं और जितने दुकान वाले हैं वो फटाफट फटाफट वो 30 अंडे देने वाले मुर्गी को लाइक करने, नहीं ये बढ़िया है अंडा दे रही है। लेकिन जो बिजनेस माइंड सेट है, जो राइट क्वाड्रेंट है, जिनका माइंड सेट दूसरे ढंग का है, वो इस मुर्गी को नहीं पसंद करेंगे, वो 10 अंडे देने वाली मुर्गी को पसंद करें, क्योंकि वो कम दे रही है लेकिन उसकी खतरनाक क्वालिटी है। ये 10 अंडे देने वाली क्या करती है कि अपने बच्चों को, उस अंडे को पालती है, पालने के बाद उसको जो है नया बच्चा तैयार करके नई मुर्गी बना देती है, और वो मुर्गी भी जो है बच्चा देने लगती है। लेकिन ये जो 10 की जगह पर 30 बच्चे दे रही है, ये मुर्गी क्या काम करती है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे देती है, उन बच्चों को पालना पोसना नहीं आता है। मैं अपनी टीम में अध्ययन किया, बहुत ईमानदारी से लोगों ने काम किया, पता चला कि एक दिन में 10 ज्वाइनिंग, महीने में 200 ज्वाइनिंग, और इसके बाद अगले महीने किसी का पता नहीं। यानी एक व्यक्ति, एक लीडर जो है इस तरह की मुर्गी है कि बड़ी ज्वाइनिंग निकालता है, लेकिन एक भी उसकी ज्वाइनिंग दोबारा रिपर्चेज नहीं होती है। एक कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी है कि 10 ही ज्वाइनिंग निकली, लेकिन 2-4 लोगों को उसने सिखा पढ़ा करके अपने जैसा कॉपी तैयार कर दिया। भाई साहब, कॉपी केट मार्केटिंग का लेसन नंबर 6 पढ़िएगा, लेसन नंबर 6 पढ़िएगा। बर्कहेजे साहब ने यही बताया है कि ये कॉपी केट मार्केटर्स की दुनिया है। अगर आपने डुप्लीकेट से नहीं बना पाया तो यहाँ ट्रेडिशनल से भी आपकी बदहाल होने जा रही स्थिति, खतरनाक ढंग से नेगेटिव हो जाएंगे आप। तो आपको डुप्लीकेट्स तैयार करना, आपने, हमने क्या किया, डुप्लीकेट्स तैयार किया। और जो इस फन को समझ लिया इंजॉय कर रहा है, और जो इस फन को नहीं समझा साहब, उसको नाकों चने चबाना जैसा है ये। मैंने मुंह से चना चबाना तो समझ में आता, लेकिन जिसके नाक से चबाने की बात आए तो समझे कितनी खतरनाक शब्द है। तो डुप्लीकेशन आपको समझना पड़ेगा, डुप्लीकेट्स तैयार करना। ऑलरेडी हमारे टीम की अगर बात करें तो किंग माने जाते हैं हमारे डीके सिंह साहब, जो डुप्लीकेशन के मास्टर हैं, सुल्तान हैं, सुल्तानपुर के सुल्तान है वो आदरणीय हमारे रविंद्र ठाकुर सर। मतलब मशीन है डुप्लीकेशन के। हमारे संतोष पाठक जी, ये खतरनाक लोग हैं। इन लोगों ने अध्ययन किया है, अध्ययन करके काम करते। कुछ लोग सिर्फ भागे जा रहे हैं। राकेश शर्मा साहब कहते हैं कि देखो, डायरेक्शन और स्पीड 2 चीजें होनी चाहिए। मैं बैठा हूं पटना और लखनऊ के बीच में, राकेश सर बताते हैं कि सुरेश, अगर आपको पटना जाना है तो 2 चीजों को याद रखिएगा। एक तो गाड़ी अगर आपकी सही है तो डायरेक्शन को सही रखना, और दूसरा स्पीड को सही रखना। अब जाना है आपको पटना, और आप जो है गाड़ी उठा करके लखनऊ के लिए निकल लिए, अब पूरा स्पीड से कोई भांगड़ा गाना लगा करके चलाए जा रहे हो, गुरजीत साहब, कि तू नहीं बोलती तेरा यार बोलता, मस्ती से। और 6 घंटे बाद, वही जी हम तो लखनऊ आ गए। अरे यार, लखनऊ जाना ही था, आपकी दिशा गलत थी। तो आदरणीय राकेश सर कहते हैं कि आप यात्रा शुरू करने से पहले चेक कर लो कि डायरेक्शन सही है कि नहीं। तो डायरेक्शन मेरे दोस्त, आपको देखना पड़ेगा कि आरसीएम बेस से आर्थिक आजादी लेना चाहते हैं तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और नेटवर्क आपका डुप्लीकेशन बेस होना चाहिए। ये भाषा हमारे गुरुदेव आदरणीय शैलेंद्र ढिंगरा साहब बता रहे थे। दोस्त, मैं बताना चाहूँ, मैं बहुत बदगुमानी में था, मुझे बहम था कि मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं ज्यादा जानता हूं। लेकिन दोस्त, भगवान का लाख लाख शुक्र कि मैं समझ गया, और डुप्लीकेशन को मैंने फॉलो करना शुरू किया। अब प्रश्न ये है कि डुप्लीकेट्स कैसे तैयार होते हैं। डुप्लीकेट्स तैयार होते हैं, एक नारा दिया है आदरणीय मुकेश कोठारी साहब ने कि माहौल में रहना है, माहौल में लेकर के जाना है, और माहौल बनाना है। माहौल में रहना है, माहौल बनाना है, माहौल में लेकर के जाना है। इसको और सिंपल करें, एक कोयला है, उस कोयले को अगर आप भट्टी पर रख देंगे तो दहकता हुआ लाल अंगारा होगा, अगर उस कोयले को उठा करके रख देंगे तो बुझ जाएगा। सेम कहानी नेटवर्करों की है, आप चेक कर लीजिएगा। जो व्यक्ति सिस्टम के साथ, जो डुप्लीकेशन करने के जो फैक्टर्स हैं उसके साथ कनेक्टेड है, वो तो चल रहा है। जो वहां से डिस्कनेक्ट हो गया, उसका काम खत्म। मैं जहां रहता हूं, जस्ट मेरे गांव के, मेरे जो सम्मानित अपलाइन हैं, उनके नीचे 2-2 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम मैंने दिया है, लेकिन मेरे भैया को एक फूटी कौड़ी नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? एक लाइन से तो बहुत बिजनेस जा रहा, सेकंड लाइन से नहीं जा रहा। इसलिए नहीं जा रहा है कि वो टोटली डिस्कनेक्टेड है। अब प्रश्न है कि टाइम जो है, यस 52 हो गया। 8 मिनट और मेरे पास है, क्योंकि डिसिप्लिन को हम लोग फॉलो करेंगे, राइट टाइम 10 बजे खत्म कर देंगे।
वितर्क कुतर्क करने लगा। लेकिन अगर मैं शायद कम पढ़ा लिखा रहता तो जस्ट डू इट ऐसे ही कॉपी करता और कॉपी तैयार करते चलता। तो मुझे 6-7 साल लग गया अपने गुरुदेव की बातों को समझने में। तो दोस्तों याद रखिएगा कि आप जो है उस माहौल को समझिएगा कि वो कौन सा माहौल है जो डुप्लीकेट्स तैयार करता है। मैं निचोड़ बता दे रहा हूं, 6 चीजें मिला करके माहौल बनता है। पहला है प्रोडक्ट, जिसकी टीम प्रोडक्ट से कनेक्टेड है। दूसरा चीज सिस्टम, तो प्रोडक्ट और सिस्टम। अब सिस्टम में 5 चीजें मिला करके मैंने जो अपने टीम को प्रमोट किया है कि सिस्टम का मतलब 5 चीजें। वो 5 चीजें क्या है? BTFUZ। मैंने शुरुआती दौर में स्टडी किया था, बिल ब्रिट साहब प्रमोट करते थे BTF 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 BTF। तो उन्होंने क्या किया कि 1972 तक परचम लहरा दिया BTF का प्रचार करके कि जो व्यक्ति जो लीडर बहुत काबिल है, जिस दिन मर जाएगा तो उसके टीम को कौन एजुकेट करेगा। तो उन्होंने कहा था कि अपने टीम को अपने गले में मत बांधो, आप कितना भी स्मार्ट हो, अपने लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करो। सिस्टम को उन्होंने बताया था, सिस्टम का मतलब कि बुक टेप फंक्शन। लेकिन 2019 में मुझे लगा कि यार कुछ और भी चीजें हैं, अपलाइन भी एक सिस्टम का हिस्सा है। हम लोग क्या करते हैं कि अपलाइन को जो सबसे ज्यादा काम करेगा हम उसी में कमियां खोजते हैं। अरे हमारे कोठारी साहब भी अपलाइन है, वत्स साहब भी हैं, TC सर भी हैं, लेकिन हम उसको ज्यादा कोसेंगे जो हमारे नजदीक रह करके सबसे ज्यादा काम करेगा। तो दोस्त अपलाइन और इसके बाद लास्ट में जूम, ये 5 सिस्टम है। लेकिन इस महीने में बात करूंगा, इस महीने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो फंक्शन पर करना है। फंक्शन का मतलब कि सारा एक तरफ, फंक्शन एक तरफ। अगर हमने अपने आप को फंक्शन में रख लिया तो सारा काम बन जाएगा। दीपक बजाज की जो किताब बनी है नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, उन्होंने बताया कि आप